अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। लास्ट टाइम हम फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का जो ताल्लुक़ है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो आज उसी टॉपिक पे थोड़ी सी और बात करेंगे। तो आपको एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स उसके बताता हूँ कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ्स और यहाँ पे लिखता हूँ फ़िज़िक्स। यूजुअली जब प्रॉब्लम्स फ़िज़िक्स में डिफ़िकल्ट हो जाते हैं तो हम मैथमेटिक्स से रिव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यही प्रॉब्लम यूजुअली पहले सॉल्व किया होता है और हम उसी को आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स इस तरह चलती है कि लोगों के पास जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो इस तरह चलती है कि लोगों के पास एक बुनियादी तौर पर नीचे एक्सियम्स होते हैं। एक्सियम AXIOMS। और एक्सियम्स वो चीज़ें होती हैं जो सेल्फ एविडेंट होती हैं, यानी ट्रूथ होती हैं। जैसे 2+2=4, ये एक एक्सियम हो गया। और अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और फ्लैट प्लेन है तो वो कभी मीट नहीं करेंगी। तो इस टाइप की चीज़ें उनको एक्सियम्स कहते हैं और उन एक्सियम्स के ऊपर हम हायर लेवल कॉन्स्ट्रक्ट्स बिल्ड करते हैं मैथमेटिक्स में। तो हम एक्सियम से स्टार्ट करते हैं और ऊपर उनसे ऊपर एक इमारत तामीर करते हैं और ऊपर वाले जो थ्योरम्स हैं वो एक्सियम्स के ऊपर बिल्टअप होते हैं। फॉर एग्जांपल एक थ्योरम की मिसाल ये है कि पाइथागोरियन थ्योरम, जिसका जिसका कहना है कि ए स्क्वायर्ड, मैं आपको लिख देता हूँ, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इक्वल सी स्क्वायर्ड। अगर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसका ए बी सी साइड्स की लेंथ होगी तो ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इक्वल सी स्क्वायर्ड होगा, प्रोवाइडेड कि स्पेस टाइम फ्लैट है। तो फ़िज़िक्स में थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होती है। फ़िज़िक्स में एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि कौन से एक्सियम्स वाकई में ठीक हैं और कौन से एक्सियम्स में हो सकता है ख़राबी हो। तो हम सारे एक्सियम्स याद रखते हैं और हम ये नहीं कहते कि ये एक्सियम ज़्यादा बुनियादी है या फिर ये एक्सियम ज़्यादा बुनियादी है। तो उसकी मिसाल फाइनमैन ये बोलता है कि ये एक्सियम इमेजिन करें, लेट्स से इसको ग्रीन वाला एक्सियम दे देते हैं। यहाँ पे ग्रीन वाला एक्सियम ये कह रहा है कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रूव करके दिखाया था कि अगर सन के इर्द प्लानट घूम रहा होगा तो इक्वल एरियाज इक्वल टाइम में होगा। और ब्लू वाला एक्सियम ये है कि जो फोर्स जो है प्लानट के ऊपर वो टुवर्ड्स द सेंटर है, यानी टुवर्ड्स द अदर बॉडी। अगर दो बॉडीज़ हैं तो ए बॉडी, लेट्स से एक बॉडी इधर है एक बॉडी इधर है, इसको इधर फोर्स लग रही होगी, इसको इधर, यूँ दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स है। तो फिज़िक्स में हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि कौन से एक्सियम ज़्यादा बुनियादी हैं और कौन से कम हैं। तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि हम ये ज़्यादा बुनियादी है और इसकी बेसिस पे सारे हैं। और ये भी अक्सर हो जाता है, हिस्ट्री ने ये शो किया है कि हम जो एक्सियम समझ रहे थे कि बड़ा फर्म है और बड़ा सॉलिड है, हो सकता है वो ख़राब ही निकला है। कोई ऑब्जर्वेशन, कल को कोई एक्सपेरिमेंट शो कर दे कि वो एक्सियम ही गलत है, तो उसके ऊपर जो भी सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर लीन कर रही हैं, यानी उसका सपोर्ट ले रही हैं, वो सारी चीज़ें फिर आपको रद्द करनी पड़ेंगी। तो इसलिए फिजिसिस्ट जो होता है वो अपने जहन में सारी चीज़ें इकट्ठी लेके फिरता है और चीज़ों को वो हर एक्सियम के तरह से जांच रहा होता है। तो और एक्सियम्स को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो अब हम वापस में फ़िज़िक्स की तरफ जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्सियम्स को हम किस तरह जनरलाइज करते हैं। एक एक्सियम था कि फोर्स इज़ टू वर्ड्स द अदर बॉडी। वही जो आपको मैंने बताया था, अगर ये सन है और ये प्लैनेट है तो इसको इधर फोर्स लग रही होगी, इसको इधर फोर्स लग रही होगी। और दूसरा एक्सियम ये है कि इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बुनियादी है और हम इसको अब जनरलाइज करने की कोशिश करें। लेट्स से सन के इर्द गिर्द एक प्लानट नहीं है, सन के इर्द गिर्द एक और प्लानट आ गया। यहाँ पे दो प्लानट्स हैं, तो ये P2 है और ये P1 है, दो प्लानट्स हैं। तो अब इनमें से कौन सा हम लें, कौन सा एक्सियम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली नज़र में तो हम ये सोच सकते हैं कि लेट्स से फोर्स टुवर्ड्स द अदर बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस वक्त तीन बॉडीज़ हैं और न्यूटन के ग्रेविटी के मुताबिक P2 को एक फ़ोर्स यहाँ पे लग रही होगी P1 के, और एक सन की तरफ लग रही होगी। P1 को एक फ़ोर्स यहाँ लग रही होगी, एक्चुअली मुझे फ़ोर्स दूसरे कलर से ड्रॉ करनी चाहिए। एक फ़ोर्स इधर लग रही होगी P1 को और एक इधर, और सन को एक फ़ोर्स इधर लग रही होगी और एक इधर, यानी एक इस प्लैनेट की तरफ और एक दूसरे प्लैनेट की तरफ। तो एक तरह से तो इसको हम जनरलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा हम जनरलाइज़ कर सकते हैं इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम। अब उसको किस तरह हम जनरलाइज़ करें, इसको दो तरीक़ों से जनरलाइज़ हो सकता है। एक ये कि जिस जिस पॉइंट के अबाउट हम एरियाज़ देख रहे हैं, लेट्स से मैं पहले हमने देखा था कि हम सन के इर्द गिर्द एरियाज़ ले रहे थे, यानी अगर ये सन है और ये प्लैनेट है और प्लैनेट यूँ घूमता है
तो हम यूं एरिया ले रहे थे, ये वाला एरिया जो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घुमाता है। लेकिन ये इतना जनरल नहीं है। जनरल केस ये होगा कि हम सन को सेंटर ना बनाएं, हम किसी और पॉइंट को सेंटर क्यों ना बना लें। हम क्यों ना कहते हैं कि ये पॉइंट सेंटर है। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हम ए रख देते हैं। अब ए के अबाउट जो भी मूवमेंट हो रही है, जिस तरह सन की मूवमेंट, अगर सन यहाँ जा रहा है और ये वाला प्लैनेट जो है ये लेट्स से इधर जा रहा है, और ये प्लैनेट जो है लेट्स से इधर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। लेट्स से थोड़े सेकंड, एक सेकंड के बाद ये प्लैनेट इधर आ जाता है और ये प्लैनेट इधर आ जाता है और सन इधर आ जाता है। तो ये इसका एरिया हो गया, ये जो चीज़ है ये इसका एरिया हो गया, और ये इसका एरिया हो गया। तो इस रूल को भी हम जनरलाइज़ कर सकते हैं, इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम को। इसको एक तरह से जनरलाइज़ कर सकते हैं हम। एक तो आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन शायद ये होगा कि लेट्स से हम इन तीनों एरियाज़ को ऐड करते हैं। लेट्स से ये A1, मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ये A1 है एरिया, ये A2 है और ये A3 है। तो हम ये कह सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है, ये हर स्नैपशॉट, हर सेकंड के बाद जो इसका इसकी वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला आ जाता है कि ये असल में ऑब्ज़र्व नहीं किया गया ये ट्रू। जो चीज़ असल में ट्रू है वो ये इन एरियाज़ को आपने मल्टीप्लाई करना होता है इनके मास से। तो A1 टाइम्स जो मास ऑफ द प्लैनेट है, A1 एक्चुअली सन का था, तो मास ऑफ द सन से मल्टीप्लाई करेंगे। A2 को हम मास ऑफ, A2 कौन सा वाला था, प्लैनेट 1 का था ना, तो मास ऑफ प्लैनेट 1, और A3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्लैनेट 2। यानी जो भी भारी चीज़ें हैं उनका एरिया ज़्यादा काउंट होता है और जो लाइट चीज़ें उनका एरिया कम काउंट होता है। इस चीज़ को, ये जो इन तीनों चीज़ों का सम है, इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और ये देखा गया है दुनिया में या यूनिवर्स में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम किसी पूरे एक सिस्टम है बॉडीज़ का, 3-4 बॉडीज़ उसमें घूम रही हैं या मोशन में है, तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम उनका कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली मास टाइम्स जो भी उनकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो बेसिकली वो एरिया ओवर टाइम ही होता है। तो वो आपको नज़र आएगा कि अगर एक सेकंड में एंगुलर मोमेंटम उसका एक्स था तो अगले सेकंड भी एक्स ही होगा और उससे अगले सेकंड भी एक्स ही होगा। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फिज़िक्स में ये होता है कि आप कभी कभार एक चीज़ देखें, एक लॉ के ऊपर कोई चीज़ अगर जनरलाइज हो रही है, तो इंटरेस्टिंगली इनफ ये हो सकता है वो किसी और लॉ के लिए भी वही चीज़ अप्लाई हो रही हो। तो इसकी एक मिसाल है एंगुलर मोमेंटम की। फाइनमैन बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम को आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ दूर पे करके, लेट्स से गैलेक्सी है, उसमें ये सारे सितारे हैं, दूर हैं काफ़ी ज़्यादा और स्लो स्पीड पे चल रहे हैं, ये इस तरह घूम रहे हैं सारे सितारे। लेट्स से 1 2 3 4 5 सितारे हैं और ये सारे घूम रहे हैं इस तरह। तो ये आप t=0 पे इसको देखते हो, फिर t= लेट्स से 100 सालों के बाद उसी चीज़ को आप, उसी गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि सारे सितारे थोड़े से करीब आ गए हैं एक दूसरे से। तो हो सकता है नई सिचुएशन इस तरह की हो, सितारे तो वही हैं, 5 ही हैं, लेकिन अब वो करीब आ गए हैं। लेकिन क्योंकि पुराना वाला जो एरिया था उनका, जिस तरह एक सेकंड में वो इतना एरिया चलते थे, ये एरिया आपको दिखा दूँ यूँ करके, ये एरिया था इनका पहले ओवर टाइम, यानी एंगुलर मोमेंटम उनका ये था। स्टार का मास इतना चेंज नहीं होता ओवर टाइम, तो लेट्स से स्टार का मास तकरीबन सेम है, लेकिन अब उनकी ये जो ट्रायंगल का जो ये वाली लेंथ है ये सारी कम हो गई है थोड़ी सी। तो क्योंकि ये लेंथ कम होगी, अब ये वाला इनको ज़्यादा होना पड़ेगा। तो उनकी वेलोसिटी हम जब उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि उनकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि ये सारे रेड वाले जो एरिया हैं ये बेसिकली ब्लू वाले एरिया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो दिस लेंथ मस्ट बी लॉन्गर, क्योंकि ये वाली लेंथ छोटी है। ट्रायंगल का अगर एरिया मेंटेन रखना है और अगर आपने एक लेंथ उसकी छोटी कर दी है, तो आपको दूसरी लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया तो सेम रखना है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब अपनी टेलीस्कोप ऊपर पॉइंट करते हैं तो हमें नज़र आता है कि सितारे जब घूम रहे हैं, तो वो जब वो करीब आते हैं एक दूसरे के, तो वो उनका घूमना के रेट जो है वो तेज़ हो जाता है। अच्छा, अब फाइनमैन ये कहता है कि ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है ग्रेविटी के लिए, तो ये ठीक है, लेकिन ये सिमिलर है इस तरह के, अगर आप आइस स्केटर को देखें, आइस स्केटर होती है ओलंपिक्स में, आपने देखा होगा, वो अपने आइस स्केट्स के ऊपर घूम रही होती है और उसके बाजू लट से यहाँ पे है,
ये मैंने हाथ बनाए हैं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लेट्स से वो घूम रही है इस तरह और उसने हाथ दूर रखे हुए हैं। अब वो हाथ अपने पास यूँ सुकेड़ती है थोड़ी देर के बाद, तो आपने देखा होगा वो तेज़ी से घूमने लगती है। तो ये उसके हाथ लेट से यहाँ पे आ गए हैं दोनों, तो ये जो इसकी रफ्तार है घूमने की, गोल घूमने की, वो ज़्यादा तेज़ होती है। आप वही इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम को अगर इसको आइस स्केटर के ऊपर अप्लाई करें तो आपको यही नज़र आएगा कि अगर इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम है, तो ये पहले स्लो चल रही थी क्योंकि इसका जो हाथ का रेडियस था वो ज़्यादा था, और अब इसका हाथ का रेडियस छोटा हो गया तो फिर इसको तेज़ी से घूमना है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने तो आपको इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम बताया था वो ग्रेविटी के बारे में, और आपको प्रूव भी किया था, लेकिन मैंने तो स्केटर के बारे में कभी प्रूव नहीं किया आपको। लेकिन ये बात स्केटर पे भी सादिक आती है। स्केटर अपने जब मसल्स को यूज़ करती है तो वो ग्रेविटी तो नहीं यूज़ कर रही, वो तो अपने मसल की स्ट्रेंथ मसल की फ़ोर्स यूज़ कर रही है। लेकिन एक तरफ तो मैंने आपको ग्रेविटी की फ़ोर्स का बताया था कि इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम ग्रेविटी की फ़ोर्स के बारे में बताया था। लेकिन ये कैसा कि हमने ग्रेविटी के फ़ोर्स के बारे में एक थ्योरम निकाला इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम, उसको थोड़ा सा जनरलाइज़ किया, और अब जो है ये दूसरे फोर्स के लिए भी अप्लाई हो रहा है। तो फिज़िक्स में ये बड़ा होता है कि अगर ये बैक टू वही एक्सियम वाली बात है, मैंने जो आपको बताया था फिज़िक्स में जो एक्सियम्स हैं वो इस तरह के, हमें पता नहीं है कौन सा एक्सियम ज़्यादा बुनियादी है, और कोई पता नहीं कि इस एक्सियम को हम थोड़ा सा जनरलाइज़ करें वो 2-3 और सिनेरियोज़ में भी अप्लाई हो जाए। तो फाइनमैन कहता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ़िज़िक्स में आपको कभी कभार आप एक लाइन ऑफ रीजनिंग एक फ़ोर्स के ऊपर लगा रहे होते हैं और वो फिर दूसरी फ़ोर्स के ऊपर भी सादिक आ जाती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इवन दो न्यूटन का जो ओरिजिनल लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो एक्चुअली बाद में गलत साबित हो गया। आइंस्टाइन ने उसको गलत साबित कर दिया कि बेसिकली फोर्सेस सारी फिक्टिशियस हैं, और आइंस्टाइन फील्ड थ्योरी है एक चीज़, वो मैं किसी दिन आपको जनरल रिलेटिविटी बताऊंगा। लेकिन आइंस्टाइन ने न्यूटन को एक तरह से गलत साबित कर दिया था कि ग्रेविटी उसकी फ़र्क है, लेकिन उसकी वजह से हमने इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम वाला जो रूल निकाला था वो उसके बाद भी वैलिड है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक एक्सियम आपका गलत हो गया नीचे, लेट्स से कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, वो जो न्यूटन की ग्रेविटी थी G m/r², वो गलत होगी। उसकी जगह ये चीज़ गलत होगी, उसकी जगह आइंस्टाइन की इक्वेशन आ गई थी, वो आपको मैं किसी और दिन बताऊंगा। उसमें कर्वेचर ऑफ द यूनिवर्स को मास ऑफ द यूनिवर्स से लिंक करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी इक्वल एरियाज़ एंड इक्वल टाइम वो फिर भी ठीक है, और वो ना सिर्फ प्लैनेट्स के लिए ठीक है, वो स्केटर के लिए भी ठीक है, और वो इवन मैं ये कहूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के जो छोटे पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं वो उसके बारे में भी ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि काफ़ी दफ़ा हमें ये होता है कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं फिज़िक्स में, ये फ़िज़िक्स है, एक एक्सियम से दूसरे एक्सियम पे हम जा रहे होते हैं, और कभी कभार नीचे वाला गलत हो जाता है लेकिन ऊपर वाला फिर भी ठीक हो जाता है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो फाइनमैन कहता है, वो ये कि कई दफ़ा हम एक ही चीज़ को 2-3 तरह से बोल सकते हैं, और लगता क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, लेकिन होती वो एक ही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो वही ग्रेविटी के बारे में एग्जांपल देगा। ग्रेविटी का लॉ हम 3 तरीके से स्टेट कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स G m/r²। ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, और बड़ा सिंपल सा है, हर बच्चा ये अपना क्लास 8th में या 9th में ये पढ़ लेता है। तो उसमें यह है कि जिस तरह अगर ये सन है और ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट को एक फ़ोर्स महसूस हो रही है सन की तरफ, जो कि उसके प्लैनेट क्या करता है, फोर्स देखने के लिए पहले सन से अपना डिस्टेंस मेजर करता है। अगर डिस्टेंस x है तो x² करेगा, 1/x² करेगा, और उसको gm यानी मास ऑफ द सन से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये थोड़ी सी खिलाफ अकल बात इसलिए लगती है क्योंकि यार प्लैनेट में कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है कि प्लैनेट को ये किस तरह पता है कि उसका डिस्टेंस कितना है। प्लैनेट के अंदर कोई कंप्यूटर या कोई टेलीस्कोप तो नहीं ना लगी हुई कि वो बार बार मेजर कर रहा है अपना डिस्टेंस सन के साथ। और दूसरी बात ये कि सन तो हमारे से बहुत दूर है। सन तो लाइट इट्सेल्फ को सन से अर्थ आने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। तो आप सोचें अगर सन में अगर कोई मास चेंज हुआ एकदम से, लेट से सन आधा हो जाता है एकदम से, ओरिजिनल मास उसका m है तो m/2 हो जाता है, तो प्लैनेट को इंस्टेंटली किस तरह पता लग गया कि भाई मास m/2 हुआ ताकि मैं अपना ऑर्बिट चेंज कर लूँ।
तो ये बात आइंस्टाइन को थोड़ी खटकती थी, और ये एक काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि प्लैनेट को किस तरह समझ आ जाती है, मास कितना है और डिस्टेंस कितना है, क्योंकि प्लैनेट कोई ऑब्जर्व तो नहीं इस तरह कर रहा। तो ये इस चीज़ को कहते हैं नॉन लोकल फिनोमेना, यानी कि प्लैनेट जो है दूर से एक चीज़, इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कह लो, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस के सन का जो मास है दूर करके वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे यहाँ पे अर्थ के ऊपर, क्योंकि मैं जितना तेज़ घूम रहा हूँ वो डिपेंड करता है सन के मास के ऊपर। तो ये थोड़ा एक्शन एट अ डिस्टेंस है, इसको मैं ये कहूँगा कि एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा नॉन लोकल, और दूसरा इसका नाम है नॉन लोकल। तो अब इसको हम दूसरे फॉर्म में स्टेट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि 2-3 फॉर्म्स में इस तरह ग्रेविटी के लॉ को स्टेट कर सकते हैं। दूसरा ये फॉर्म है कि उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। TATIONAL। तो ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इसका डिफरेंट फार्मूलेशन है। मतलब फोर्स ऊपर पहले वाले लॉ में तो क्लियर था ना कि फोर्स यहाँ पे और फोर्स यहाँ पे इस तरह जा रही है। तो दूसरे में आपको मैं एक डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। डिफरेंट तरीका ये है कि अगर ये सन है तो सन का क्योंकि मास है, तो सन के मास की वजह से वो पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड पैदा करता है। और फील्ड क्या होती है? फील्ड का यही मतलब है कि हर पॉइंट पे एक नंबर है। लेट्स से यहाँ पे नंबर 10 है, यहाँ पे नंबर जो है लेट्स से 9 है, यहाँ पे 11 है, इस तरह करके। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला जो लॉ है वो ये क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो प्लैनेट है वो किधर जाएगा, वो देखेगा अपने अपने उसने सिर्फ अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा बॉल देखना है। ठीक है, अगर ये प्लैनेट है तो प्लैनेट अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा बॉल देखेगा, और उस बॉल के हर पॉइंट पे वो देखेगा कि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड का क्या वैल्यू है, और वो उस तरफ जाएगा जहाँ वैल्यू सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ कर रही है। और वो कितनी स्पीड से उसको, मतलब कितनी ज़्यादा फोर्स उस प्लैनेट पे लगेगी, वो मैग्नीट्यूड है, डिफरेंस है कि फील्ड कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही है उस तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10, अगर मैं प्लैनेट यहाँ पे हूँ और यहाँ पे नंबर 10 है और यहाँ पे नंबर जो है वो 9 है और यहाँ पे 11 है, तो प्लैनेट जो है को फोर्स महसूस होगी 10 से 9 की तरफ, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। और कितनी फोर्स होगी? वो 1 की होगी, क्योंकि 10 - 9 1 है। अब मैंने आपको ये सारा कुछ बता तो दिया, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है। या तो मैं, इसमें दो तरीके हैं, या तो मैं ये कह दूं कि आप रेफ़र टू लॉ नंबर 1। आप अगर आपने नंबर ये कैलकुलेट करना है तो आप ऊपर वाला लॉ लगाओ और नंबर कैलकुलेट करो। लेकिन फिर से इसमें ये मसला है कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस वाला इशू आ जाएगा इसमें। तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको किस तरह कैलकुलेट करना है लोकली, क्योंकि ये ऊपर वाला जो लॉ है वो नॉन लोकल है ना। उसमें यह है कि लेट से आपने पोटेंशियल फिगर आउट करना है किसी भी बॉल पे, बॉल के सेंटर में एक छोटा सा बॉल है। लेट से हमने ये नंबर फिगर आउट करना है कि नंबर सेंटर में क्या है। आपको सन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने जो इर्द गिर्द का लोकल बॉल है ना, आप सिर्फ उसी का पोटेंशियल अगर देख लें, तो पोटेंशियल एट द सेंटर का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल एवरेज पोटेंशियल एट सरफेस। यानी कि बॉल के इर्द गिर्द का, जो मैं रेड में लिख देता हूँ कि आपको समझ आ जाए, बॉल के पॉइंट के इर्द गिर्द का जितना भी पोटेंशियल है उसका आप एवरेज ले लें और माइनस कर दें। अगर लेट से इसका बॉल का रेडियस जो है वो ए है, हाँ, माइनस बेसिकली G/2a। ये G वही वाला G है जो यहाँ पे है, न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, टाइम्स मास इनसाइड। यानी अगर इस छोटे से बॉल में जितना भी मास इनसाइड है उसको आप G से मल्टीप्लाई करो, ओवर 2a करो और माइनस का साइन लगा दो और ऐड कर दो जितना भी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है, तो उसका पोटेंशियल उधर है। तो अब ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिकली आप शो कर सकते हैं कि ये और ये नंबर 1 और नंबर 2 सेम एग्जैक्ट चीज़ है, लेकिन लगता बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 2 बहुत
टू में लोकल कैरेक्टर आ जाता है कि अगर आपने पोटेंशियल फिगर आउट करना है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा बॉल अपने इर्द गिर्द देखना है और उससे आपको पोटेंशियल सेंटर में पता लग जाएगा। फिर अगर आपको पोटेंशियल सेंटर में पता है और सारे इर्द गिर्द के छोटे छोटे नेबरहुड में आपको पता है कि क्या कौन से पॉइंट्स में पोटेंशियल क्या है, तो आप उस पॉइंट की तरफ जाएंगे, फोर्स आपको उस पॉइंट की तरफ लगेगी जिसमें पोटेंशियल सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा हो, और जितने मैग्नीट्यूड से जितना ज़्यादा उसका बिग बिग डिफरेंस है चेंज का, तो उतना आपको ज़्यादा बड़ी फोर्स लगेगी। अच्छा, ये अब नंबर 2 हो गया। अब इसका एक नंबर 3 भी है, मतलब एक और भी तरीका है इसी लॉ को स्टेट करने का। वो ये कि पॉइंट अगर एक प्लैनेट है यहाँ पे और यहाँ पे लेट्स से सन है और प्लैनेट यूं घूमता है, तो प्लैनेट कौन सा वाला पाथ फॉलो करता है? अब प्लैनेट इस तरह भी जा सकता है, प्लैनेट इस तरह भी जा सकता है। मैं 2-3 पाथ्स इस तरह के आपको बनाता हूँ। इस तरह भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है। तो प्लैनेट कौन सा पाथ लेता है? प्लैनेट वो पाथ लेगा जिसमें लेट्स से एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को बाय द वे आप कहते हैं एक्शन। थोड़ा सा अजीब सा नाम लगेगा, लेकिन आप थोड़ी सी रिसर्च करें आपको पता लग जाएगा। प्लैनेट एक चीज़ होती है एक्शन। प्लैनेट वो पाथ लेगा जिसमें एक्शन मिनिमाइज हो, और एक्शन क्या क्या होगा? एक्शन बेसिकली उसका किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो जो चीज़ है ना, वो उसका एक्शन है। तो अब मैंने ग्रेविटी के लॉ को 3 डिफरेंट तरीक़ों से स्टेट किया है, और है ये सेम लॉ, मतलब सेम। इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं 1, 2 और 3 के अगर आप कैलकुलेट करें आपको सेम रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एक केस में 1 में ये लोकल नहीं है, मतलब ये आपको एक इंस्टेंट से अगले इंस्टेंट तक की कहानी सुनाता है कि अगर आप इस इंस्टेंट पे आपको ये फोर्सेस लगेंगी और आप अगले इंस्टेंट में यहाँ आपकी एक्सेलरेशन होगी। दूसरे केस में वो बहुत लोकल हो जाता है, उसमें आपको एक्शन डिस्टेंस नहीं लेना, आपको एक तरह से इट्स लोकल इन टाइम एंड लोकल इन स्पेस। और जो तीसरा है जो कि एक्शन वाला चक्कर है, वो आपको टाइम का कॉन्सेप्ट ही निकाल देता है। वो आपको सिर्फ पाथ बताता है कि प्लैनेट कौन सा वाला पाथ लेगा, और इसमें ये नहीं है कि एक ये टाइम है, अगला स्नैपशॉट ये है, अगला स्नैपशॉट ये है। वो आपको पूरा ही इन अ ग्रैंड स्कीम एक तरह से पूरी आपको चीज़ बता देता है। अब सवाल ये है कि हम इन तीनों में से कौन सा प्रेफर करें। ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि फ़िज़िक्स में ये तीनों एक तरह से एक्सियम है और तीनों एक तरह से लिंक्ड हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। और क्योंकि तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस एग्जैक्टली द सेम हैं, यानी अगर आप कैलकुलेशन करें तो तीनों के रिज़ल्ट सेम आएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या दूसरा गलत है तीसरा गलत है इनिशियली टू फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन टर्न्स आउट के अगर आप बहुत बारीक से डिटेल्ड कैलकुलेशन करें ना, तो आपको 1 जो है वो गलत एक तरह से नज़र आएगा। और आइंस्टाइन ने बेसिकली यही देखा कि इसके पास यही थे 1, 2, 3 तीनों अवेलेबल थे, लेकिन उसने जब सोचा उसने कहा कि यार ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा प्रोपेगेट करे, क्योंकि ये एक्शन एट डिस्टेंस वाला इसमें चक्कर आ जाता है ना, कि आपको लगता है कि आप सन का मास बड़े दूर से मेजर कर रहे हो एक्यूरेटली। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ये तो नहीं हो सकता एक्शन एट डिस्टेंस, तो उसने इसको हटा दिया और उसने ये वाली ये और ये इस्तेमाल किए बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये जो एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, और इससे इसने अपनी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस निकाली और फिर 2-3 और प्रेडिक्शंस की कि लाइट जो है वो बेंड होती है स्टार के इर्द गिर्द, और मरकरी का ऑर्बिट थोड़ा सा चेंज होता है, और इस तरह की चीज़ें हैं जो स्पेस टाइम वाला कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। जनरल रिलेटिविटी की मैथ्स थोड़ी सी ट्रिकी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिकली आइंस्टाइन ने ये वाला पॉस्टुलेट बाद में गलत साबित कर दिया और ये वाले 2 ठीक साबित किए। और फिज़िक्स के लॉज अगर आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंगली सेटअप हुए हुए हैं। कुदरत ने ऐसे सेटअप किए हैं फिज़िक्स के लॉज के, ये बड़े डेलिकेटली बैलेंस्ड हैं। अगर ये फिज़िक्स लॉ आर स्क्वायर्ड, यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर ये आर स्क्वायर्ड नहीं होता, ये आर क्यूब्ड होता ना, तो ये तीनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। आप मैथमेटिक्स के थ्रू ये शो कर सकते हैं कि बिकॉज़ ये आर स्क्वायर्ड है और बिकॉज़ हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं, इसलिए 1, 2 और 3 जो हैं वो एक तरह से इक्विवेलेंट है। तो बड़े फाइनल कहते हैं कि उसको बड़ा फैसिनेटिंग ये बात लगती है कि फ़िज़िक्स के लॉज इस तरह के हैं कि उनको आप 3-4 डिफरेंट तरीक़ों से स्टेट कर सकते हैं और सारे कॉन्सिक्वेंसेस उन सारी चीज़ों के सेम होते हैं। अच्छा, एक और वो कहता है कि डिफरेंस क्या है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का। फ़िज़िक्स जो है वो
उसमें आप हमेशा एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी आप जब आप आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखोगे तो आप एनर्जी के बारे में जब आप बात करोगे, आप स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे लेट्स से सन की एनर्जी है। या अगर आप ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हो, आप टिपिकली किसी प्लानट के बारे में बात कर रहे होगे, या ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे होगे, या कोई सूरज के बारे में बात कर रहे होगे, सितारे के बारे में बात करोगे। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में चीज़ें बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कॉन्क्रीट चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हो। आप बेसिकली अपनी सिर्फ लैंग्वेज और लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे होते हो। आपको ये नहीं पता होता ये चीज़ किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, ये फार्मूला किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। आप सिर्फ फार्मूले पे रिलाई कर रहे होते हो, और आप अपनी जजमेंट के ऊपर, अपनी लॉजिक की जो प्रिसीजन है या फिर उसकी एक्यूरेसी है, उसके ऊपर आप रिलाई कर रहे होते हो, और उसकी वजह से आप आगे आगे बिल्डअप करते रहते हो। तो मैथमेटिशियंस जो हैं वो उनको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है, वो गलती नहीं कर सकते। लेकिन जो फिजिसिस्ट होता है वो बीच में एक दो गलतियां भी करता है, वो थोड़ी देर में बाद में रियलाइज़ कर लेगा ओ ये गलती होगी, क्योंकि ये जो चीज़ मेरी रिज़ल्ट आनी थी ये मैच नहीं कर रही जो मेरी इंट्यूशन है सन के बारे में या प्लानट के बारे में, जो भी है। तो हम लोग फिजिसिस्ट जो होते हैं वो थोड़े से इंट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिशियंस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो किसी प्रिसाइज चीज़ या किसी कॉन्क्रीट चीज़ के बारे में बात नहीं करे, तो उनको सिर्फ रिगर यूज़ करना पड़ता है, यानी स्ट्रिक्टनेस यूज़ करनी पड़ती है जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। एक और चीज़ वो बोलता है, वो ये कहता है कि हम इंट्यूशन यूज़ करें या हम बस गैस करें इक्वेशन। कुछ लोग जो हैं, जिस तरह मैक्सवेल था, आपको मैं बताता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज जो हैं वो उसने डिस्कवर किए थे सबसे पहले, और उसको एक नीट सी कंसाइज फॉर्म में लिखा था। लेकिन उसने जब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो लॉज लिख रहा था, उसने अपने जहन में कुछ मॉडल बनाया था कि जो लाइट की वेव है वो इस तरह घेरों में चलेगी, ये कोई व्हील होंगे, कोई गरारियाँ लगी होंगी। तो उसने वो सारा उस मॉडल के बेसिस पे उसने अपनी इक्वेशन लिख दी। बाद में हमें पता लगा कि लाइट में कोई गरारियाँ चरारियाँ कुछ नहीं लगी, लाइट तो वैसी एक चीज़ है, लेकिन इक्वेशन फिर भी ठीक थी। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ दफ़ा फ़िज़िक्स में आप कुछ जहन में आप कुछ मॉडल बना रहे होते हो, यार इलेक्ट्रॉन इस तरह की सॉलिड सी चीज़ है, वो घूम रही है इस तरह, और आप इक्वेशन लिख देते हो उसकी। लेकिन अक्सर ये होता है इक्वेशन ठीक होती है, लेकिन आपके जो जहन वाला मॉडल है ना वो ठीक नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हमें बाद में पता लगा इलेक्ट्रॉन तो का मतलब इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं कि जो आप प्रिसाइसली उसका एग्जैक्टली मतलब कोई हमारे जहन में मॉडल होता है कि वो बिलियर्ड बॉल की तरह, कि वो किसी क्रिकेट बॉल की तरह की कोई चीज़ है जो गोल गोल घूम रही है, लेकिन असल में वो उसका एक वेव फंक्शन होता है, सारा कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक। तो आप अक्सर हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें कुछ पिक्चर हमारे जहन में बना रही होती है, लेकिन हम उसके थ्रू अगर जो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन अक्सर ठीक निकल आती है, लेकिन जो मॉडल होता है, जो तस्वीर होती है हमारे जहन में, वो ख़राब होती है। और दूसरी तरफ पॉल डिराक है। डिराक वो बंदा था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन लिखी थी। उसने कहा कि भाई सारे मॉडल को मारो गोली, मैंने कोई मॉडल नहीं बनाना, बस आप मुझे इक्वेशन लिख देता हूँ और देख लेता हूँ इक्वेशन ठीक है या नहीं है। तो उसने डिफरेंट अप्रोच ली। मैक्सवेल ने तो कोई गरारियाँ शरारियाँ सारा कुछ मॉडल बनाया और फिर इक्वेशन लिखी। डायरेक्ट ने कहा मारो गोली मॉडल को, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, और दोनों बाद में ठीक हो सकते हैं। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे मैथमेटिकल इक्वेशन ठीक होनी चाहिए, इट डजेंट मैटर वो कहाँ से कैसा आया। लेकिन फाइनमैन फिर भी कहता है कि फाइनमैन को थोड़ा सा बात ये फिर भी खटकती है कि ये यूनिवर्स इतना मैथमेटिकल क्यों है। इसका कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है हमारे पास। यानी आप इमेजिन करो एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल सन के इर्द गिर्द अगर घूम रहा है, तो वो सारी इतनी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशनें करता है कि वो देखता है कि वो सन से कितना दूर है, फिर उसका स्क्वायर करता है डिस्टेंस का, रेसिप्रोकल लेता है उसको, जी टाइम्स मास ऑफ द सन से मल्टीप्लाई करता है, और फिर वो फोर्स उसको लगती है और फिर वो हल्का सा मूव होता है। तो इट्स बहुत वियर्ड सी बात लगती है कि सन इतना दूर है, और आप फिर भी इतनी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन, एक छोटा सा ज़रा यूनिवर्स में उसको ये सारी कैलकुलेशनें करनी पड़ रही हैं जस्ट टू फिगर आउट कि वो कहाँ पे जाए। तो ये बात अभी भी फाइनमैन को थोड़ी सी खटकती है, और उसको लगता है कि ये थोड़ी सी अजीब सी है। एंड में वो ये कहता है कि इट्स टू बैड दैट इट्स मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, मैथ्स ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जी मेरे सर से ऊपर गुजर गई। तो
और एंड में वो एक फाइनमैन बड़े मज़े की एग्जांपल देता है, और उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होती है जो कहते हैं कि यार मैथमेटिक्स मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। ये एक कहानी है यूक्लिड की। इसका नाम है EUCLID। इसका आपने नाम शायद इसका सुना ही होगा। ये इसके नाम पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री मशहूर है। तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, और ये किसी बादशाह को ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। और बादशाह ने कहा यार यूक्लिड ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैथमेटिक्स मुझे तो समझ नहीं आती, ये मैथ्स बड़ी मुश्किल है, मेरे लिए कुछ तरीका ढूंढो, कुछ किसी तरह आसान हो जाए। तो यूक्लिड का बड़ा मज़े का जवाब था आगे से। यूक्लिड साहब ने कहा कि देर इज़ नो रॉयल रोड टू जियोमेट्री, यानी कि जियोमेट्री को अगर आपने सीखनी है तो कोई बादशाह, कोई शाही सड़क नहीं है कि शाही सड़क पे आप मर्सिडीज़ में बैठ के आप चले जाओगे। आपको, आप इवन दो आप बादशाह सलामत हो, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हम मैथमेटिशियंस मेहनत करते हैं वो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिज़िक्स क्योंकि मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, तो अगर आपने फ़िज़िक्स सीखनी है या कायनात किस तरह ऑपरेट करती है वो आपने सीखनी है, अगर आपने जहाज़ उड़ाना है, अगर आपने स्पेस में जाना है, अगर आपने प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करना है, तो और कोई रास्ता नहीं है। आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, जिस तरह बाकी आपसे पहले लोगों ने की थी। जितने भी लोगों ने साइंस में कंट्रीब्यूशन अपना किया है, उन्होंने मैथमेटिक्स सीख कर ही किया है। तो देर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। अगर आपको मुश्किल लगती है तो कोई नहीं, आप मेहनत करें इस बात पे, क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर आपने एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो और कोई रास्ता नहीं है, आपको मैथमेटिक्स सीखनी ही पड़ेगी। तो इसके साथ बस इजाज़त मांगता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।